टोयोटा यारिस हैचबैक ये विट्स की लेटेस्ट जनरेशन है जो कि कुछ ही महीने पहले जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट की है। इस रिव्यू में हम इसकी प्रैक्टिकलिटी, ड्राइव और मेंटेनेंस के बारे में भी बात करेंगे और इस गाड़ी के ऑनर से भी उनका एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन टेस्ट तो बनता है, सो लेट्स गो। ये गाड़ी जो खड़ी है साथ, इसका नाम है टोयोटा यारिस। और मुझे जब हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि हमने टोयोटा यारिस का रिव्यू करना है तो मेरा मूड बड़ा सख्त ख़राब हो गया ना सेट के, भाई मैं नहीं करूँगा, शाहील को कहो कि शाहील कर ले। देन ही टोल्ड मी कि एक्चुअली जिस यारिस का हमने रिव्यू करना है वो PKDM यारिस सेडान नहीं है, वो जापानीज़ यारिस हैचबैक है। तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बहाल हो गई उसके बाद से। एनीवेज, यारिस जो बैच है इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही गाड़ी जो है, पहले वो विट्स के नाम से भी आ रही थी, यारिस के नाम से भी आ रही थी, उसके बाद इवन यारिस सेडान के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर गाड़ी जो है वो टोटली डिफरेंट है। एशिया में डिफरेंट है, यूरोप में डिफरेंट है, इवन एशिया के अपने कुछ कंट्रीज के अंदर जो गाड़ी है वो डिफरेंट स्पेक्स के साथ आती है। लेकिन अब लेटली जापानीज मार्केट के अंदर भी विट्स बैच को, जहां तक मेरा इल्म है, ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं जो बात करने लगा वो गलत है तो आप काइंडली कमेंट करें और मेरी करेक्शन भी करें इस मामले में। जहां तक मुझे पता है विट्स बैच जो है उसको टोटली कैंसिल कर दिया गया है। ये गाड़ी विट्स का नया मॉडल है। हमारे पास जो विट्स आई है उसकी प्रोडक्शन मेरा ख्याल है गालबन 2019 या 20 तक हुई थी, और उसके बाद विट्स जब डिसकंटिन्यू है तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ये गाड़ी है। ये गाड़ी भी उसकी तरह एग्जैक्टली जैसे वो भी 1000 सीसी होती थी, ये भी 1000 सीसी इंजन के साथ आ रही है। इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंजन की, जैसे विट्स के अंदर होती थी, अवेलेबिलिटी वाइज हमारे पास जो गाड़ी है, हमारी मार्केट में जो ऑप्शन है, हम आज उसको रिव्यू करेंगे। एट अ फर्स्ट ग्लांस वैसे ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की शेप की बात करूं तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ओवरऑल शेप जो है गाड़ी की स्पोर्टी है, गाड़ी का बैक भी काफ़ी मज़ेदार है, और पिछली विट्स जो सी थी वो इतनी स्पोर्टी या इतनी एग्रेसिव लुकिंग वो नहीं थी गाड़ी। जो लास्ट फेसलिफ्ट था विट्स का, उसका जो मुंह था ना अजीब बड़ा सा, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद था। इसका ऑल्दो फ्रंट एंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। एक कंट्रास्ट चल रहा है आपका ब्लैक के साथ, ग्रिल भी ब्लैक कलर के अंदर है, बम्पर जो है ओवरऑल वो वाइट है, उसी के अंदर ग्रिल एम्बेडेड है। ये जो गाड़ी स्पेसिफिक हमारे साथ खड़ी है ये इसका एक्स पैकेज है। इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं, फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, एंड सेकेंडली जापानीज लॉ के हिसाब से एडास के काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो अब बाय लॉ मैंडेटरी हो चुके हैं। तो जापानीज आपको अब ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर ही, एक्चुअली इवन 660 सीसी जो छोटी गाड़ी हैं उनके अंदर भी आपको एडास के फीचर्स मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी के अंदर भी हैं। साइड मिरर्स जो हैं वो वैसे डिजाइन वाइज पिछली जनरेशन से काफी मिलते जुलते, ओवरऑल शेप, कट्स, इंडिकेटर स्टाइल भी काफी सिमिलर है। जो एलॉयज इस गाड़ी के अंदर डले हुए हैं ऑफ कोर्स ये फैक्ट्री फिटेड नहीं है, ऑल्दो इस गाड़ी की स्पेसिफिक गाड़ी की ऑक्शन शीट में भी यही एलॉयज थे और ये वहां से लग के ही आए हैं। थोड़ा सा वैसे मुझे गाड़ी का जो टायर साइज है ना वो फ्रंट से तो बर्दाश्त हो रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। वैसे थोड़ा सा ये टायर साइज अगर बड़ा होता, थोड़ा सा व्हील ऑफसेट ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, एंड बैक से कुछ बम्पर ज़रा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, टायर कुछ अंदर है तो थोड़ी सी ऑड फील दे रहा है। लाइट जो है वो सिर्फ साइड के ऊपर है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये एक सिंपल ट्रिम है जो कि एक्ट कर रही है एज अ बिल्ट इन स्पॉइलर, स्क्रीन के साथ मर्ज हो रहा है आपका, बट ये लाइट का पार्ट नहीं है, ये सिंपल एक बॉडी ट्रिम है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। गाड़ी के हम ट्रंक की बात करते हैं, मोर और लेस जितनी पिछले विट्स की मॉडल थी उससे शायद वाली बात है थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन ये जो टॉप वाला पार्ट है इसका रेयर स्लांट जो है वो इतना शार्प है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। उसके अंदर जो स्लांट है वो बॉडी थोड़ी सी पीछे आके नीचे जाती थी, तो आपके पास ये जो अपर स्पेस है ये कम होगी बिकॉज ये हेडरेस्ट जोन्स है बिल्कुल ये इस पॉइंट के करीब है जहाँ पे आपकी ट्रंक की लाइन आ रही है। सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर। सो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर आपने बड़े आइटम्स कैरी करने हैं तो ऑफ कोर्स लाइक अ हैचबैक काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। एक जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर वैसे मैं सुनता आ रहा था और वो रिव्यू करने से पहले मैंने इसमें बैठ के भी देखा, वो ये थी कि
ये गाड़ी समहाउ फेमस थी अपनी रेयर लेग स्पेस के लिए। मैं अब आपको इस गाड़ी की प्रैक्टिकली बैठ के रेयर लेग स्पेस भी दिखाता हूँ। लेग स्पेस दिखाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ड्राइविंग सीट एग्जैक्टली अपने ड्राइविंग स्पॉट के ऊपर सेट की है। फॉर द रिकॉर्ड माई हाइट इज अराउंड 5'11", जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लेग स्पेस कैसी है इस गाड़ी के अंदर। लेग स्पेस वाकई में इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, माठी है, बहुत माठी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लेग स्पेस तो चलो आप शायद बर्दाश्त कर लेते, जो एक और अगला फैक्टर है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो सीट है वो सिंगल पीस है। एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एमजी के अंदर या कुछ गाड़ियों के अंदर यहाँ पे एक कट आउट होता है, वो कट आउट भी नहीं है। यह सेपरेट हेडरेस्ट के केस के अंदर ये होता है कि आपको थोड़ी सी ओपननेस की फील होती है। तो मुझे तो घबराहट शुरू हो गई यार, इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के मैं बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन अलबत्ता अगर हम गाड़ी में फ्रंट पे आके बैठते हैं तो बहुत मज़ेदार फील आ रही है गाड़ी के अंदर। गाड़ी की सीट बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, फोम की जो पैडिंग है, सॉफ्टनेस है, वो बहुत अच्छी है। पोस्टर बहुत अच्छा है। गाड़ी का सामने मीटर, डैशबोर्ड, ये फ्लोटिंग डिस्प्ले जो सा है, ये अगेन इस वक्त हर गाड़ी के अंदर कॉमन हो गया, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जैसे Hyundai Tucson के अंदर वो डैशबोर्ड से ऊपर निकल के व्यू डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसका मेरा जो इस वक्त पीओवी बन रहा है, एक व्यू बन रहा है, ये मेरी विंडस्क्रीन की जो व्यूइंग लाइन है, ये उससे नीचे नीचे इसका टॉप एंड हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के अंदर स्पोर्टी फील है। यहाँ पे आपके जो कंट्रोल नॉब्स हैं वो इधर हैं, और जो एसी के सेंटर वाले वेंट्स हैं वो हिडन है यहाँ पे, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो एट फर्स्ट इंप्रेशन आपको बैठ के लगता है कि शायद दरमियान में गाड़ी में वेंट्स ही नहीं है, सिर्फ साइडों में, बट एक्चुअली वेंट्स इसके यहाँ पे नीचे हैं। गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट मिल रहा है, स्टीयरिंग के आपको कंप्लीट कंट्रोल मिल रहे हैं, आपको ऑडियो कंट्रोल के बटन मिल रहे हैं, वॉइस कमांड के बटन मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स के बटन मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है बाय द वे, जो कि 1000 सीसी गाड़ी के अंदर पता नहीं वैसे क्यों होती है, मुझे नहीं आज तक समझ आई। कन्वेंशनल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है चीज़ें रखने के लिए, यहाँ भी मिल रही है। काफ़ी मज़ेदार गाड़ी की फील है। पीछे वाली जो कसर है ना वो फ्रंट ने पूरी कर दी है। सो यस, अगर 2 लोगों ने गाड़ी यूज़ करनी है, या मैक्सिमम अगर चलो बच्चे हैं तो प्रोबेबली फिर ठीक है वो पीछे बैठ सकते हैं, बट एडल्ट्स को अगर आपने पीछे बिठाना है तो माई सिंपथीज विद देम। बट 2 लोगों के लिए गाड़ी जोन सी है, दैट इज़ वेरी आइडियल। डोर पॉकेट्स आपको चारों दरवाज़ों में मिलती हैं, यहाँ पे आपके पास बॉटल होल्डर भी है। और ये जो इसका ओवरऑल कंट्रोल पैनल है, पावर विंडोज़ का, साइड व्यू मिरर्स का, हैंडल एंड ऑल, बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है। बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन है इसकी, अगेन एक बहुत यूनिक और स्पोर्टी किस्म की फील दे रहा है। और गाड़ी का मैं भी आप लोगों को अपना ड्राइविंग इंप्रेशन दूंगा, लेकिन गाड़ी के लिए ओनर से बेहतर कोई बंदा नहीं होता जो कि हमें गाइड कर सके कि गाड़ी क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, अगेन गाड़ी की फ्यूल एवरेज, इसका राइड कंफर्ट, उनका बाइंग डिसीजन, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब इस गाड़ी के ओनर हैं। औरंगज़ेब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ये आपकी मेन प्राइमरी कार है या सेकेंडरी कार है? यस, दिस इज माय प्राइमरी कार। अच्छा, मेरे पास एक ही गाड़ी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो कि विट्स को एज ए प्राइमरी कार भी लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं एज ए सेकेंडरी कार भी लेते हैं कि डेली बेसिस पे मैं अपनी, सॉरी विट्स कह गया एक्चुअली, चूंकि ये विट्स की रिप्लेसमेंट है, दिस इज अ यारिस हैचबैक। सो बहुत से लोग जो कहते हैं कि यार मैंने डेली बेसिस पे अपनी जो गाड़ी चलानी है वो इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड 1000 सीसी ब्रैकेट है, हैचबैक है, इजी टू कंट्रोल है, शहर के अंदर पार्क करना इजी है, हर लिहाज से गाड़ी जो सी है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। सो यही वो फैक्टर्स थे आपने इस गाड़ी के लिए ऑप्ट किया? जी बिल्कुल। एंड सेकेंडली बिकॉज ये जापानीज है और इसकी बिल्ड क्वालिटी, ड्राइव एक्सपीरियंस, ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे काफ़ी पसंद आए। यस, बिकॉज आपने जैसे बोला मेरी प्राइमरी गाड़ी है, मेरी फैमिली का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, मेरी जो फैमिली है वेरी यंग, तो बैक स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन अगर आपके एडल्ट्स नहीं बैठते पीछे फॉर अ लॉन्गर जर्नी तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कार। ये इस तरह की गाड़ी जिन फैक्टर्स के साथ जो भी लेता है, आप लेते हो, जो कोई भी लेगा, उसके ज़हन में पहली चीज़ जो आएगी ना वो गाड़ी का बजट आएगा। सो एक्चुअली मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी का जो कॉस्ट फैक्टर है एज ऑफ टुडे, वो प्राइस ब्रैकेट क्या फॉल कर रही है इस गाड़ी की? जी, तो ये एक्स पैकेज है, तो ये स्टार्ट होती है गुड 4 ग्रेड कार अराउंड 45 लाख 4.5 मिलियन से,
और फिर आप जी पैकेज पे जाते हैं और उससे भी ऊपर एक आता है एलईडी पैकेज जो हाइब्रिड वाला, वो ऑलमोस्ट 55 लाख तक जाता है। अच्छा, सो इससे पहले कि बहुत से व्यूअर्स कमेंट करें कि जी 50 लाख की हैचबैक, 55 लाख की हैचबैक, पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत महंगी हैं। यार बिल्कुल महंगी है, लेकिन देखें आपने कंपैरिजन करना है सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे इट इज नाउ। कल्टर जैसी गाड़ी भी आपको 40 से आई थिंक प्रोबेबली अराउंड 50 लाख की ब्रैकेट में है। स्विफ्ट तो माशाल्लाह खैर 50 से भी ऊपर जा चुकी हुई है। तो उन प्राइस ब्रैकेट्स के अंदर हम इस गाड़ी को उन गाड़ियों से ही ऑफ कोर्स कंपेयर करेंगे जो इसी हाई प्राइस ब्रैकेट के अंदर या एवरेज एक प्राइस ब्रैकेट जो ये वाली हमने मेंशन की है इसके अंदर फॉल करती हैं। औरंगजेब आई थिंक यार मेरा ख्याल है एक ड्राइव पे चलते हैं और बाकी बातें भी करते हैं साथ। अच्छा औरंगजेब, पहली तो चीज़ ये है जो कि गाड़ी की ओवरऑल एक फील है ना अंदर बैठ के, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप किसी छोटी 1000 सीसी हैचबैक के अंदर बैठे हुए। इन टर्म्स ऑफ गाड़ी का जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है, गाड़ी की जो मटेरियल फील है, फिनिश है, एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमने बात की जैसे लोकल आपकी 1000 सीसी कल्टस है, पोल्स अपार्ट, मेरा ख्याल है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों के अंदर। ये बताओ कि कितनी देर हो गई है इस गाड़ी को लिए हुए? मतलब मैंने तकरीबन टोटल माइलेज अराउंड 5000 किलोमीटर्स कर लिए। जबरदस्त, काफी अच्छी माइलेज है एक गाड़ी का आइडिया लेने के लिए। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जिस तरह आपने बोला है कि लोकल वर्सेस जेडीएम में जो क्वालिटी का डिफरेंस है और ओवरऑल जो डिज़ाइन ऑफ द कार है, बहुत फ़र्क है दोनों में। अच्छा ये बताओ, लोकल स्विफ्ट को भी कंसिडर किया था? उसकी प्राइस वैसे अब तो खैर बहुत ज्यादा इंसेनली हाई हो चुकी है, बट प्रोबेबली जब आपने ली थी तो वो आई थिंक इसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास होगी वो गाड़ी। जी, मैंने स्विफ्ट को भी कंसिडर किया था जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.2 GLX, पर उसमें मुझे 2-3 चीज़ें काफ़ी ऑफ लगी थी। नंबर 1 वॉज उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी इंटीरियर की, स्पेशली पेंट क्वालिटी भी और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही चीप प्लास्टिक और फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम मुझे लग रहे थे। सेकंड ये था कि उसके अंदर डिक्की की स्पेस थी, जो बूट है वो काफ़ी छोटा था। यस, उसकी लेग स्पेस इससे थोड़ी बेहतर है, पर वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे थोड़ी सी बूट स्पेस बेहतर चाहिए, तो मैंने इसको ऑनलाइन भी चेक किया था, अराउंड 70 to 80 लीटर्स का डिफरेंस था। लेग स्पेस तो खैर इस गाड़ी की ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इट्स ओके, बट फॉर एडल्ट्स वाकई में लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही नहीं है, पीछे बहुत बुरी है। यूज्ड ऑप्शंस के अंदर सिटी भी आती है, सिटी तो आई थिंक प्रोबेबली 1.2 जो है ब्रांड न्यू, वो भी शायद आ जाए इसके अंदर, यही प्राइस ब्रैकेट है उसकी। उसके अलावा करोला यूज्ड आपको मिल जाती है ग्रैंडे, सिविक एक्स आपको मिल जाती है 2016-17 की अच्छी गाड़ी। तो वो उनको कंसिडर किया था कि वो बस था कि ये गाड़ी पसंद आ गई है, यारिस है, यही लेनी है। आयरॉनिकली मेरे पास पहले करोला 2021 ही थी। आयरॉनिकली जी, क्योंकि आपने बोला है ये, तो 2021 मॉडल थी वो और 82,000 मैंने उसको चला लिया था। जो आप प्राइस ब्रैकेट कह रहे हैं उसमें डेफिनेटली वो गाड़ियाँ आती हैं, पर उनकी माइलेज ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा चली हुई गाड़ी होती है। आई वांटेड अ न्यूअर कार। नंबर 1 ये था, और नंबर 2 ये था कि ऑब्वियसली विद द फ्यूल प्राइसेस एंड जो हमारा फ्यूल का सिचुएशन है इन द कंट्री, मुझे ये था कि मुझे थोड़ी सी इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए। तो चलो यहीं से पूछ लेते हैं कि रियलिस्टिकली इसकी फ्यूल एवरेज क्या आ रही है, बिकॉज मीटर पे इस वक्त मुझे जो एवरेज शो हो रही है दैट इज अराउंड 14 to 15। एसी हम चला रहे हैं क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर इज 34 डिग्रीज। रियलिस्टिकली भी यही है या ये सिर्फ बाय चांस इस वक्त इतनी आ रही है? में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, थोड़ी सी आइडलिंग हुई भी है इस टाइम गाड़ी के ऊपर। गाड़ी 15-20 मिनट खड़ी हुई थी एक जगह पे, तो उससे थोड़ी सी फ्यूल एवरेज नीचे आई भी है। वैसे रियलिस्टिकली विद द नॉर्मल फुट बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं 15 तक ये दे देती है। नॉर्मल फुट की बात की है, 1000 सीसी है इस गाड़ी को। अगर हम फुल थ्रॉटल पे एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट करती है। मैं बात करूं स्विफ्ट 1.2 के मुकाबले में, तो आपको ये चीज़ वैसे फील हुई है कभी गाड़ी चलाते हुए? कभी अगर हाईवे पे गए हो, ये ओवरटेकिंग करते हुए फील हुआ है कि गाड़ी स्लगिश है, काश इसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा होती? जी, वो तो डेफिनेटली वो 1200 है, ये 1000 है, लेकिन यह है कि ये चूंकि मैं सिटी में इतना कोई फ्लोर नहीं करना पड़ता गाड़ी को और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट नहीं लेनी पड़ती, तो इतना डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। और इवन रिंग रोड के ऊपर भी 120 तक ये बिल्कुल स्मूथ है। उसके ऊपर यस यू कैन से स्विफ्ट माइट हैव बेटर पावर। अच्छा, और 100-120 के बाद जाके फ्यूल एवरेज इसकी कितनी ड्रॉप होती है? यस, इसकी जो 110 to 120 तक है वो तकरीबन आपको 17 to 18 ये दे रही है। जैसे आप 120 प्लस जाएंगे तो ये 16 पे आ जाएगी। इस गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी है। ये टोयोटा की ओरिजिनल स्क्रीन इसके अंदर लगी हुई है। इसके अंदर स्टैंडर्ड है। कुछ आपकी जेडीएम जो ऑक्शन कार्स आती हैं उसमें लोगों ने खुद से अपना डिस्प्ले लगाया हुआ होता है,
जापान में, तो उसमें कुछ डिस्प्ले शायद आपको ऐसे मिले जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ना हो, तो वो थोड़ा आपको देख के लेना पड़ेगा जब आप गाड़ी परचेस करें। अच्छा यार, इस गाड़ी के अंदर ना अभी हमने भी ड्राइविंग करने से पहले इसका कोलिजन असिस्ट ऑफ किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है, शहर की ट्रैफिक है हमारी रश वाली, उसमें ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी जो उनसी है वो डराने वाली ब्रेकिंग कर देती है। और मैंने बहुत सी गाड़ियां देखी हैं कोलिजन असिस्ट वाली, बेचारी पीछे से लगी हुई होती हैं, बिकॉज हल्का सा भी इसमें कोई आगे से बाइक वाला भी गुजरे, कुछ भी हो, हल्का सा ये गाड़ी ब्रेक्स जैम कर देती है। तो ये चीज वैसे अनॉय करती है आपको? हमारे यहाँ पे जो रोड्स हैं डीएचए में तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन अगर आप जैसे ही थोड़ा रश एरिया में जाएंगे तो आपको काफी डिफरेंस फील होगा। तो डेफिनेटली अनॉय करती है, और एक आपको हैबिट बनानी पड़ती है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें आप कोलिजन असिस्ट बंद कर दें। अच्छा, यानी हर दफा जब गाड़ी स्टार्ट करनी है तो बंद करना पड़ता है? यस। इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो, विट्स तो खैर बिल्कुल ही फेमस है ना, कि हर गली के नुक्कर के ऊपर भी आपको उसका मैकेनिक मिल जाएगा, उसका ऑयल भी चेंज हो जाएगा, मतलब हर बंदा उसको एग्जैक्टली जैसे हमारी लोकल गाड़ी है उस तरह समझता है। तो ये रिलेटिवली है तो वैसे उसी का नया मॉडल विद डिफरेंट बैज नेम। तो इस गाड़ी के अंदर आपने अभी तक जो मेंटेनेंस वगैरह करवाई है, इसके पार्ट्स हैं लाइक फिल्टर्स वगैरह, उनमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है? सेकेंडली जैसे ब्रेक पैड्स हैं गाड़ी के, वो उनके बारे में आपने कोई चेक किया है? और थर्डली बॉडी पार्ट स्टोन्स हैं, उसके बारे में भी बताओ थोड़ा सा। जी, सो फर्स्टली आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग फिल्टर्स, मैंने इसका इंजन ऑयल टोयोटा की जो डीलरशिप है उधर से ही चेंज करवाया है, तो फिल्टर्स इजीली अवेलेबल थे। आई थिंक वो विट्स के और इसके इंटरचेंजेबल है, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है लेकिन अवेलेबल थे। और ये टोयोटा डीलरशिप पे? जी, टोयोटा डीलरशिप पे अवेलेबल थे। अच्छा। सेकेंडली जो इसकी आपने ब्रेक पैड्स की बात की है वो डिफरेंट हैं जो मुझे बताया गया डीलरशिप के अंदर, सो वो सोर्स हो जाते हैं लेकिन वो आपको आउटसाइड डीलरशिप सोर्स करने पड़ेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं। और लास्टली जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो भी आपको यूज मार्केट में, जिस तरह हमारी यहाँ पे लाहौर में बिलालगंज है या कराची में शेरशाह है, वहाँ से आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। उनकी कोई प्राइसेस का आइडिया? बिकॉज यूजुअली ये होता है कि गाड़ी का जब स्पेशली नया मॉडल आता है, ये गाड़ी थोड़ी सी रेयर होती है, तो बिल्कुल ही लोग नाजायज किस्म के पैसे मांग रहे होते हैं, तो क्या सीन है? जी, इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है वो मैंने जो लास्ट टाइम चेक करवाया था वो 45,000 की है, और जो इसकी बैक टेल लाइट जो है उसका थोड़ा सा ये है कि आपने देखा होगा वो पूरी एक हाउसिंग है, उसके साथ पूरा एक मिरर आता है, तो उसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो पूरा का पूरा चेंज होता है या विद इन लाइट भी आप चेंज करवा सकते हैं, उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। लेकिन फ्रंट हेडलाइट का मैंने चेक किया था 45,000। तो 45,000 में से अगर मेरे से पूछा तो कोई बहुत ज्यादा अनरीजनेबल प्राइस तो नहीं है, ठीक ही है वैसे देखा जाए तो। मेरा ख्याल है रेयर लाइट्स की भी जो प्राइस है वो भी लगभग इसी तरह से, इसी रेशो से अफोर्डेबल ही होगी जितनी को ये फ्रंट लाइट इसकी अफोर्डेबल है। स्पेसिफिकली जो मैं सवाल करने लगा हूँ वो लोकल ऑप्शंस के कंपैरिजन में करने लगा हूँ। ऐसा फीचर जो आपको लगता है कि यार इस गाड़ी में भी होना चाहिए था? जी, जैसे अभी आपने स्विफ्ट का कंपैरिजन दिया है तो इसमें एडास के सारे फीचर्स हैं, लेकिन चूंकि ये एक्स पैकेज है इसमें उन्होंने क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जो स्विफ्ट में आता है। सो वो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि शायद उन्होंने अपना जी पैकेज सेल करने के लिए इसमें से क्रूज निकाल लिया। बट वो जिस तरह हमारी यारिस में, पाकिस्तानी यारिस में आपको किट्स अवेलेबल होती हैं क्रूज की, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगेन कंपनी की तरफ से ज़्यादा तो बेहतर होता। अच्छा यार, विट्स के कुछ जो पिछले मॉडल्स थे उनमें वैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जो एसी की कूलिंग है ना, वो शहर में पीक गर्मी के अंदर, रश आवर्स के अंदर, स्पेशली आइडलिंग के ऊपर बिल्कुल ही लगता था जैसे कंप्रेसर काम ही नहीं कर रहा। तो आपको इसमें कुछ ऐसा फील हुआ है? अभी तो नो डाउट बहुत अच्छी आ रही है कूलिंग इसकी, आउटसाइड टेम्परेचर अगेन इट्स अराउंड 34 डिग्रीज, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। काफ़ी अच्छी गाड़ी के अंदर से जो कूलिंग की एयर फ्लो है वो भी अच्छा है, कूलिंग भी क्रिस्प है गाड़ी की। बट आइडलिंग वाला या काम नहीं कर रहा एसी, कभी फील हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। आई थिंक वो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो विट्स के कुछ पहले वेरिएंट्स आते थे या जो अभी रिसेंटली भी आए हैं, उसमें आइडलिंग के ऊपर इंजन थोड़ा सा शेक करता था, वाइब्रेट करता था, तो शायद वो उस वजह से था। आई डोंट नो, पावर डिलीवरी का शायद कोई प्रॉब्लम था, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। और आपने कहा कि नई विट्स में भी अब ये प्रॉब्लम नहीं है जो लास्ट फेसलिफ्ट के साथ उन्होंने उसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया। तो आई थिंक उसके साथ एसी का प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे नहीं आया इसके अंदर। नहीं आया कोई किसी किस्म के रिग्रेट्स इस गाड़ी को खरीदने के ऊपर? नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मोस्टली अगर मैं देखूंगा हमारे जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लोगों को रियर लेग स्पेस एक रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली वो एक पहले से चीज़ थी जो मुझे पता थी, सो इट वाजंट अ सरप्राइज फॉर मी। तो इफ़ यू कैन लिव विद दैट कि मुझे नहीं है रिक्वायरमेंट रियर लेग स्पेस की, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कार। आई थिंक कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग
ये गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस गाड़ी की जो शेप है, गाड़ी की बाहर से लुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी स्पोर्टी यंग किस्म की लुक्स हैं। गाड़ी का इंटीरियर बड़ा मज़ेदार है। गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी, फील, राइड कंफर्ट, इवन हमने भी कुछ पॉट होल्स पर से भी गाड़ी गुजारी है, तो गाड़ी का सस्पेंशन भी कोई हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। रोड क्लियरेंस भी आपने मुझे बताया था कि आपको कोई इशू या कंप्लेंट या प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आई। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैं वैसे अगर देखूं कि यार मेरे पास या तो ये ऑप्शन है या मैं ब्रांड न्यू कल्टस ले लेता हूँ, VXL AGS टॉप ऑफ द लाइन वो ले लेता हूँ, या मैं 8-10 लाख रुपए ऊपर डाल के स्विफ्ट की तरफ जाता हूँ, या फिर जापानीज गाड़ियों में ही आई थिंक 500 की भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन उसकी शेप ना कुछ थोड़ी मुझे नहीं, वो कुछ ऑफ सी अजीब सी उन्होंने अपनी तरफ से कूपर को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ शेप उसकी ना थोड़ी अजीब सी लगती है। बट आई थिंक यस, इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपने हैचबैक लेनी है, आपको फ्यूल इकॉनमी भी चाहिए, आपको क्वालिटी भी चाहिए, आपको कंफर्ट भी चाहिए, तो इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। और जिस किसी ने भी लेनी है वो ज़रूर इस गाड़ी को एक्सप्लोर करे, स्पेशली ओवर द लोकल ऑप्शंस। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि जी डिग्गी लाजमी चाहिए, तो प्रॉबेबली आप फिर जो लोकल यारिस सेडान है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप होंडा सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एज अ हैचबैक आई थिंक हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। ऑल्दो वैसे मैं जिस तरह का बंदा हूँ प्रॉबेबली सिविक या करोला यूज की तरफ चला जाऊंगा। एनीवेज, कंपैरिजन हमने हैचबैक के साथ ही करना था। सो व्यूज, ये था हमारा टोयोटा यारिस हैचबैक का एक रिव्यू एंड एक इनसाइट विद द ओनर, ताकि आपको एक डिटेल में आइडिया मिल सके इस गाड़ी का। अपनी जो ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।